नमस्कार, आयोन भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम ताना अधिकारी है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद से ही जो मुर्शिदाबाद है इलाका, वो पूरी तरह से शांत है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। दुकानें बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं। वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा के बाद से मुर्शिदाबाद इलाका जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर जो हिंदू समाज है, जो वहाँ पर रहने वाले हिंदू हैं, वो खौफ में हैं। अब तक इस पूरी घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाके में पुलिस बल की भारी तैनाती है, बीएसएफ के जवान भी वहाँ पर भारी संख्या में तैनात हैं, लेकिन इसके बाद भी जो हिंदू समाज है उसमें खौफ खत्म नहीं हो रहा है। यही कारण है कि अब तक मुर्शिदाबाद से 500 से ज़्यादा हिंदू पलायन कर चुके हैं। अब इसके बाद से ही जो राजनीतिक नेता हैं उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि आखिर इस अशांति के पीछे जिम्मेदार कौन है। इस पूरी खबर पर डिटेल में बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस हिंसा के तार किससे जुड़े हुए हैं। न्यूज़ रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रेयस हैं। श्रेयस, सबसे पहले तो ये बताइए कि हिंसा जब हुई तो उसके बाद आखिर इस हिंसा का कारण क्या है और किस तरीके का जो है राजनीति में जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है इस देखिए, हिंसा का कारण बहुत सिंपल सा रहा है। वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल जो संसद में लाया गया, उसके बाद वो अब कानून बन गया। इसको लेकर के एक बहाना मिल गया इन लोगों को कि पश्चिम बंगाल में हिंसा फिर से भड़कने लग गई। इससे पहले रोहिंग्या मुसलमान के मुद्दे पर ऐसे ही हमने देखा किस तरीके से अमित शाह ने भी कहा कि जब फेंसिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है। हिंसा का बहाना चाहिए होता है। एक बात बताइए ना, अगर इनको विरोध प्रदर्शन ही करना था, किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन, तो प्रदर्शन तो सरकार के खिलाफ करेंगे ना। वहाँ पर जो लोग हैं, जो हिंदू वहाँ से पलायन कर चुके हैं, लगभग 400-500 लोग वहाँ परिवार वहाँ से पलायन कर चुके हैं। अब आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो उन लोगों का कहना है कि चुन चुन कर हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया। आप विरोध प्रदर्शन अगर कर रहे हैं तो आप बाकायदा सरकार के खिलाफ कर रहे हैं ना, कि आप दंगा कर रहे हैं। अगर आप किसी और समूह के लोगों को निशाना बना रहे हैं, फिर आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे, फिर आप दंगा कर रहे हैं। फ़र्क यही तो होता है। प्रदर्शन में क्या होता है कि हम बैठकर नारेबाजी करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। कई बार हमने देखा है प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होते हैं। सरकार को अपनी बात बताई जाती है उस तरीके से, एक अग्रेसिव तरीके से कि हम इस चीज़ के विरोध में हैं। लेकिन जब आप दुकानों में तोड़फोड़ करने लग जाएं, जब आप हिंसा भड़काने लग जाएं, गाड़ियों में आग लगाने लग जाएं, तो फिर वो प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन नहीं रहता, फिर वो दंगा बन जाता है। हिंसा भड़काने का जो शब्द है ये लगातार इस पूरी घटना में सुनने को मिल रहा है। बीजेपी जो नेता है वहाँ पर, खासकर कि शुभेंदु अधिकारी जो है, वो आरोप लगा रहे हैं कि इस हिंसा को बाकायदा भड़काया गया है और वो आरोप जो है मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं, ममता बनर्जी पर। बाकायदा बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी की जा रही है जिसमें ममता बनर्जी ये कह रही है कि अगर मैं आपको जो है धरना पर बैठने को कहूँगी तो आप रुकेंगे नहीं। तो क्या जो इसके पीछे ममता बनर्जी का वो बयान है जो उन्होंने घटना से पहले दिया था, या फिर कारण कुछ और? देखिए, वीडियो वो क्या है इसकी पुष्टि करना भी थोड़ा सा मुश्किल है जब तक कोई क्लैरिफिकेशन किसी तरफ से नहीं आ जाता है। लेकिन कुल मिलाकर बात देखिए ना, चुनाव आने वाले हैं, ममता बनर्जी को चाहिए वोट, मौका चाहिए था किसी भी तरीके का। अब ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव से पहले ही वक्फ कानून जो है वो पास कर दिया गया, अब उसको बदल करके चुनावी मुद्दा बना करके उसको पास कर दिया गया। अरे भाई, तो देश में एक के बाद एक मामले खत्म ही तो होंगे। मैं बार बार यही कहता हूं कि भाई, अगर आपको मुद्दा खत्म ही करना है तो आप चुनाव को लेकर के ही, अगर आपको मुद्दा खत्म करना है तो आप भी करिए ना। चुनाव आ रहा है तो आप भी बड़े बड़े मुद्दे खत्म करिए। ये दंगा भड़का करके सेम चीज़, ये वोट बैंक का खेल देखिए। अखिलेश यादव कुछ दिनों पहले क्या कहते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में सब ठीक कर देंगी। वो ये नहीं कह सकते कि भाई शांत हो जाओ, शांति की अपील कर सकते थे ना, वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक सेम है। अगर वो एक शब्द इधर से उधर कर देंगे तो वोट बैंक खिसकने का खतरा है। अब ये मायावती को छोड़ करके ममता बनर्जी को अपनी बुआ बनाने के लिए चले हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो हिंसा उस दिन भड़की, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कुछ बयान नहीं दिया या रोकने की कोशिश नहीं करी, इसकी वजह से वहाँ पर माहौल ख़राब हुआ और 3 लोगों की जान गई। बयान दिया या नहीं दिया, ये तो जाहिर सी बात है कि वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, पुष्टि होगी इस चीज़ की। लेकिन रोकने का काम जो है वो किया जा सकता था, अग्रेसिव तरीके से एक्शंस लिए जा सकते थे, एक्शन नहीं लिया गया, और यही सबसे बड़ी कमजोरी है बंगाल सरकार की।
देखिए, हिंसा हुई है और हिंसा के पीछे असल जिम्मेदार कौन है ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से आरोप लगा रही है, टीएमसी अपनी तरफ से बचाव कर रही है। लेकिन इस बीच चलिए राजकुमार सर से इस पूरी घटना को लेकर तह तक जाते हैं कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, आखिर हिंसा भड़की क्यों? देखिए, हिंसा क्यों भड़की ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता। और अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिस दिन तुष्टीकरण की सरकार पश्चिम बंगाल से चली जाएगी उस दिन वहाँ हिंसा होना बंद हो जाएगा। केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट थी, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी, पूरे देश में आतंकी हमले होते थे, बम धमाके होते थे, बॉर्डर पर हमारे जवानों के सिर काट लिए जाते थे, पाकिस्तान हमारे सर पे चढ़ के आतंक मचा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। उत्तर प्रदेश चले आइए, अखिलेश यादव की सरकार थी, दंगे होते थे, पलायन होता था, हिंदू पलायन करके अपना घर छोड़ के जाते थे, बोर्ड पे लिखा जाता था कि ये घर बिकाऊ है क्योंकि ये मुस्लिमों की आबादी है और यहाँ हिंदुओं को रहने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद पड़ोसी राज्य बिहार चले जाइए, बिहार में जब लालू यादव की सरकार थी, 90 का दशक था, उस वक्त भी वहाँ मुस्लिम दंगे इसी तरह हुआ करते थे और पुलिस प्रशासन जो है मूक दर्शक होता था। यही हाल पश्चिम बंगाल में अभी हो रहा है और पश्चिम बंगाल में ये इतिहास बहुत लंबा रहा है, हिंसा का इतिहास लंबा रहा है और ख़ास करके जो है वहाँ हिंदुओं के ऊपर हमलों का इतिहास तो बहुत ही लंबा रहा है। वहाँ शुरुआत हुई थी आज़ादी के वक्त से। 1947 में नुआखाली में जो हिंसा हुआ, जो डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जो जाना जाता है, वो बीभत्स नरसंहार था और हिंदुओं का नरसंहार हुआ। उसके बाद 1989 में सुंदरबन इलाके में जो बांग्लादेश शरणार्थी आए हुए थे हिंदू, उनके साथ नरसंहार हुआ और उनका कत्लेआम किया गया, वो भी मुसलमानों ने किया था। और पश्चिम बंगाल की जहाँ तक बात करें, वो हिंसा वहाँ राजनीति हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, हिंसा उसमें हावी रहा है। और ये लेफ़्ट की सरकार जब से 60 के दशक में जब से लेफ़्ट की सरकार वहाँ आई, लेफ़्ट और कांग्रेस के बीच में संघर्ष का दौर शुरू हुआ और ऑन एन एवरेज 1971 से लेकर 1989 के बीच हर साल 50 से 54 लोगों की हत्याएं होती रही, राजनीतिक हत्याएं, ये गैर राजनीतिक छोड़ दीजिए। दूसरी बात, ममता बनर्जी से पहले लेफ्ट की सरकार थी और जब से ममता बनर्जी आई हैं 2011 से लेके अभी तक उनके शासनकाल में करीब 150 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं और कोई भी ऐसा पर्व त्यौहार हिंदुओं का शायद ही बीतता है पश्चिम बंगाल में, चाहे वो राजधानी कोलकाता ही क्यों ना हो, वहाँ तनाव बढ़ जाता है और कितना कुछ हो जाए वो केंद्रीय बलों को आने नहीं देती हैं। इस बार देखिए, हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि केंद्रीय बलों को यहाँ भेजा जाए, उसके बाद केंद्रीय बलों को डिप्लॉय किया गया और कोर्ट ने कहा है कि हम इसे मूक दर्शक बन के देख नहीं सकते। तो ममता बनर्जी को वोट लेना है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं और ख़ास करके अगले साल चुनाव है, तो उसको देखते हुए वो एक बार भी नहीं कह रही हैं कि ये हिंसा गलत है, करने वाले गलत हैं। वो उल्टा ये कह रही हैं कि ये जो संशोधन किया गया है वक्फ बिल, वो कानून जो बना है वो गलत है। वो गलत किस लिए है? क्योंकि ये मुसलमानों को वो अधिकार जो दिया गया था कि जिसकी ज़मीन पे उंगली रख दें वो उनकी हो जाती, उससे अधिकार को छीन लिया गया है, तो वो गलत हो गया है। वो गलत कहती रहेंगी क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये दिन दूर नहीं कि ये बदलाव आने वाला है और इस बार चुनाव है तो वहाँ के बड़े पैमाने पे जो लोग हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि अगर हिंसा का दौर ख़त्म करना है तो इस सरकार को बदलना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जैसे अभी ममता बनर्जी जो है लगातार वक्फ कानून को लेकर अपने बयान दे रही है, चाहे वो ये बयान हो कि इसे अपने राज्य में लागू नहीं करेंगी, चाहे वो ये बयान हो कि वहाँ पर जो मुसलमान समुदाय है उसके साथ अत्याचार नहीं होने देंगी। तो क्या ममता बनर्जी के इस तरीके के बयान के बाद ही क्या मुर्शिदाबाद जैसी हिंसा देखने को मिल रही है और क्या कितना अहम जो है इसके पीछे ममता बनर्जी का ये बयान रहे हैं, ये बता दीजिए। देखिए, ममता बनर्जी वहाँ के मुसलमानों को मूर्ख समझ रही हैं, सीधा मूर्ख समझ रही हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये ममता बनर्जी को भी बखूबी मालूम है और थोड़े से पढ़े लिखे जो भी लोग होंगे उनको ये पता होगा कि केंद्र सरकार ने जो कानून बना दिया है उसको मानने न मानने की चॉइस जो है राज्य सरकार के पास नहीं होता है, वो मानना बाध्य होता है।
और ये सिर्फ बोल के वो अपने वोट बैंक को एकजुट रखना चाहती हैं। किसी भी कीमत पर मुसलमानों का वोट चाहिए, चाहे बंगाल जलता है, जलता रहे, हिंदुओं का पलायन होता रहे, उनकी हत्याएं होती रही, टारगेटेड किलिंग होती रहे, लेकिन उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इसी तरह की राजनीति करती आई हैं और बंगाल की ज़मीन पे इसी तरह की राजनीति होती भी रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, लेफ्ट की सरकार हो, चाहे ये अभी ममता बनर्जी हैं, ऐसी ही होती रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इनके बयान को मुसलमान भी समझेगा वहाँ का, कि ये जो बोल रही हैं वो संभव नहीं है कि केंद्र सरकार ने जिस कानून को पास कर दिया, जो कानून बन गया, वो राज्य के बूते की बात नहीं है कि उसको लागू करें या ना करें, वो बाध्यकारी है, आपको लागू करना होगा। अभी जो स्थिति है वहाँ पर जैसे पलायन कर रहे हैं हिंदू, तो इसके बाद से कुछ केंद्र की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्या उन हिंदुओं के बचाव में या उनके समर्थन में वहाँ पर कुछ उनको सुरक्षा मिल रही है? देखिए, केंद्र सरकार तो निश्चित तौर पे जो है केंद्र सरकार इस पर नज़र बनाए हुए है और केंद्र की कंपनियां भी गई हैं, बीएसएफ की कंपनियां वहाँ पे तैनात की गई हैं। लेकिन वहाँ दिक्कत यह है कि वो जो 4 ज़िले हैं, 3-4 ज़िले, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर, ये 3 ज़िले जो हैं वो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए हैं और वहाँ की जो स्थिति है वो 22 से लेकर 50% तक मुस्लिमों की आबादी है। और यही वजह है कि ये ज़िले हमेशा सबसे ज़्यादा संवेदनशील रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और ये मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है, इसमें भी टारगेट कर करके जो हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा की जा रही है, उनकी दुकानों को आग लगाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। तो ये एक पैटर्न पश्चिम बंगाल में ये देखने को मिलता है। सीए के खिलाफ भी अगर प्रदर्शन होता है तो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़क जाती है। वहाँ पे दशहरा के टाइम में अगर तनाव फैलता है तो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़क जाती है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। सरकार इसलिए कदम नहीं उठाती है, वो या अभी भी नहीं उठा रही है कि उसका वोट बैंक खिसक जाएगा और इसी वजह से पूरा पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। देखिए, वक्फ जो कानून है वो अभी तक हालांकि पूरे संसद में वो पारित हो चुका है, बाकायदा बहुमत के साथ इस बिल को पारित किया गया है। लेकिन अब भी जो भारत में जो विपक्ष है, खासकर कि कह लीजिए कांग्रेस पार्टी है, जिस पर आज पीएम मोदी ने भी कई तरह के सवाल किए, कई तरह के आरोप लगाए, तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। यही वजह है कि आखिरकार पीएम मोदी को भी ये सामने आकर कहना पड़ा कि इस देश में हिंसा का माहौल मत बनाइए, मुसलमानों को मत भड़काइए, गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन इस देश में जो विपक्ष है, खासकर कि जो इनके राज्य में सरकारें हैं, वो कहीं ना कहीं इस बिल के विरोध में पुरजोर अपनी कोशिश कर रही है, जहां तक हो सके इस बिल के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठा रही है। यही कारण है कि अब जो है पश्चिम बंगाल में हिंसा जैसी घटना देखने को मिल रही है। लेकिन तनिषा, इस तरीके का रुख जो ममता बनर्जी वक्फ कानून को लेकर अपना रही है, ये कहना कि ये कानून को हम मानेंगे नहीं, इसको अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, कितना ठीक है और क्या ये संवैधानिक है, इस तरीके का जो उनका बयान आ रहा है? देखिए, जो हमारा पूरा का पूरा विपक्ष है इस वक्त, बीजेपी का जो पूरा विपक्ष है इस वक्त, वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगले साल वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, इस साल बिहार में इलेक्शन है और 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। तो ये सब कुछ मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रहा है, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है हमारे देश का। उन्हें पता है कि हिंदुओं के जो हक थे उन्हें वापस मिल रहे हैं। बीजेपी सरकार हिंदुओं के सारे हक उन्हें धीरे धीरे करके वापस ला रही है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है राम मंदिर का बनना। तो अब उन लोगों को पता है कि हिंदू वोट बैंक तो चले गया, अब उन्हें भी अपनी सत्ता बचानी है, उनको भी अपना अस्तित्व खत्म नहीं करवाना है। तो इसलिए अब वो मुस्लिम वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा खेल खेल रही हैं। अब उन्हें पता है अगर उन्होंने वक्फ बिल का सपोर्ट कर दिया, अगर वो भी पारित कर देंगे उसे, वो भी लागू कर देंगे वेस्ट बंगाल में, तो उन्हें पता है कि मुस्लिम वोट बैंक भी उनके हाथ से चले जाएगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बचेगा तभी ममता बनर्जी की कुर्सी भी बचेगी, और कुर्सी बचेगी तभी वो एक बहुत सशक्त नारी भी रही है। उन्होंने खुद को वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छी तरीके से मजबूत पकड़ दी है। और यही सेम चीज़ अखिलेश यादव भी करे। अखिलेश यादव भी दिखाना चाहते थे कि देखिए, जहाँ पर हम लोग, हमारी सोच की सरकार है, वहाँ का मुस्लिम कितना सुरक्षित है। अखिलेश यादव ने भी इसलिए ममता बनर्जी का खुलेआम सपोर्ट किया है वक्फ बिल को लेकर कि वो जैसा भी कर रही हैं वो संभाल लेंगी स्थिति को, वो उस हिंसा को भी संभाल लेंगी। और अखिलेश यादव सिर्फ ये दिखाना चाहते थे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम को, देखिए जहाँ पर हमारी सोच की सरकार है वहाँ का मुस्लिम कितना सुरक्षित है और वहाँ पर वक्फ बिल को किस तरीके से रोका जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने भी यही दिखाया और सेम ही स्थिति बिहार में भी हो रही है कन्हैया कुमार वाली। लेकिन जब बात आती है रामनवमी की,
तो हिंदुओं को अत्याचार सहना पड़ता है, हिंदुओं को अपने त्यौहार मनाने पे रोक लगा दी जाती है। लेकिन जब बात आती है नमाज़ पढ़ने की, तब ममता बनर्जी खुलेआम ऐलान भी कर देती है कि पढ़ लो नमाज, ईद है, और होली को रुकवा के वो बोल देती हैं। तो वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, वो सिर्फ अपना मुस्लिम वोट बैंक और अपनी गद्दी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति और अपनी गद्दी को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस देश में कहीं ना कहीं हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती जो राजनेता हैं वो करते आए हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में भी इस तरीके की हिंसा देखने को मिली है, जहां की मुख्यमंत्री वक्फ कानून के खिलाफ में शुरू से ही रही है। अब कहीं ना कहीं यही नतीजा है कि मुर्शिदाबाद जैसे जहां पर बहुल संख्या में जो है मुसलमान रहते हैं, वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा उठी, वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हुए, वहाँ पर कहा जा रहा है कि महिलाओं के भी साथ छेड़छाड़ हुई है। बाकी अब देखना होगा कि आगे इस पूरे घटना को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से। इस खबर को लेकर, इस हिंसा को लेकर जो भी अपडेट सामने आएगा, आयुन भारत आप तक लगातार पहुँचाएगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, और इसी तरह से आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।